नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का 41वां लेक्चर है। 40 लेक्चर हम सब लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद ये हमारे ख्याल से 5वें चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, 5th चैप्टर का लास्ट लेक्चर। उसके बाद क्वेश्चन सीरीज हम सब लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 6 दैट इज लास्ट चैप्टर। तो आपका 6 जो है वो क्या है, लास्ट चैप्टर है और वो थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, नया इंक्लूडेड है। उतना मैकेनिकल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे से हम सब लोग लाइव क्लासेस भी कुछ करेंगे। थ्योरी ऑफ मशीन की मैकेनिकल वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं हम इसके जस्ट मैकेनिक्स की क्लास के बाद, या हो सकता है कि पहले ही क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, चलिए तो हम लोग लास्ट लेक्चर में वर्क एनर्जी थ्योरम सीखे। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कह रहा था, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया था। फिर हमने कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं उनके द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्या हुआ, कैसे किस रास्ते से आए उससे कोई लेना देना नहीं, बस पॉइंट पोजीशंस पर डिपेंड करेगा। इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। लाइक अगर आप देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरह से कैसे बॉल ऊपर जाके नीचे आई पर ये नहीं मतलब है, ओरिजिन इनिशियल और फाइनल में क्या डिफरेंसेस रहे उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें आपकी सेट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स थे। इनका जो वर्क डन होगा वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इसी भी नॉन कंजर्वेटिव भी हम सब लोगों ने पढ़ा, जो पाथ डिपेंडेंट होगा, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सब ड्रैग फोर्सेस, इन सब के द्वारा वर्क डन जो होगा वो आपका पाथ डिपेंडेंट होगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन जो है ओनली वैलिड फॉर, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम। अगर कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम उस पर अप्लाइड है तभी आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते। मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पोजीशन ड्यूरिंग द होल मोशन इज कंजर्व्ड इफ बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। वर्क एनर्जी थ्योरम आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी बीच एक नया टॉपिक, एक नया टर्म आपको हमने बताया था, पावर। एक नया टर्म आपको हमने क्या बताया था, पावर। तो व्हाट इज पावर, ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पावर शक्ति। तो पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर जो आता है आपका क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है। और वर्क डन जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी। तो ये ध्यान रखिए, वर्क डन, पावर जो है वर्क डन अपॉन टाइम है, बट पावर ही आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी भी है। पावर ही आपका क्या, फोर्स इनटू, आप कोशिश करेंगे कि क्या गिवन है उसी के, अपॉर्चुनिटी की बात है ना, आपको दिया क्या गया है उसके अकॉर्डिंग ही तो आप सॉल्व करेंगे कि क्या आपको दिया गया, और उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि फोर्स दिया और लीनियर वेलोसिटी दिया तो भी पावर निकलेगा, टोटल वर्क डन दिया है और आपको टाइम दिया है तो भी पावर निकलेगा। और इसके साथ ही साथ, इसके साथ साथ अगर हम इसको देखें तो ये F इंटू आर और इंटू वी बाई आर, और वी बाई आर को हम ओमेगा कहेंगे, F इंटू आर को टॉर्क कहेंगे। तो पावर जो है वो टॉर्क इंटू ओमेगा भी होता है। ये भी फॉर्मूला आपका 100% करेक्ट है। तो वर्क डन अपॉन टाइम इज पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, एंड फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू द पावर, एंड द प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। एंड
you know the angular velocity omega equal to 2 pi n by 60, where omega and n both are angular velocity, but omega is in radian and n is in rpm. So power can also be written as power equal to torque into omega. Omega is इक्वल टू 2 पाई n/60, और ये बहुत बेहतरीन फार्मूला निकल के आता है और सब लोग इसको रटे भी होते हैं, 2 पाई nt/60। और इवन आईसी इंजन में इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। आईसी इंजन छोड़िए, आप हाइड्रोलिक मशीनरी पढ़ेंगे, कॉमन सब्जेक्ट इज हाइड्रोलिक मशीनरी इन सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपका पावर का ये फार्मूला 2 पाई nt/60। व्हाट इज एन? एन इज द angular velocity in rpm. n is the angular velocity in rpm। बात समझ में आ रही? और t is the torque। तो अगर आपको टॉर्क और आरपीएम में एंगुलर वेलोसिटी दिया हो तो पावर कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला 2 पाई nt/60। 2 पाई nt/60। क्लियर? आप सब लोग समझ गए होंगे, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, सारी चीजें एक साथ ही मिल जाएंगी। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज ओके, एंड फोर्स इनटू वेलोसिटी इज आल्सो ओके, टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी इज आल्सो ओके, एंड 2 पाई nt/60। ओके, नेक्स्ट आप इसी को ध्यान से पढ़िए। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 अंडर द एक्शन ऑफ only conservative forces, that is when frictional force does not exist, means non conservative forces does not exist, then by energy conservation principle we say that total energy remains constant, half mv square plus minus mgh plus half kx square, means half I omega square can also be there। तो आप क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी को अगर हम टी से दिखाएं तो T1 प्लस U1, T1 इज द काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1 और U1 क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 1, और ये T2 प्लस U2 होगा। ध्यान रखिए, काइनेटिक एनर्जी को हम सब लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी T1, पोटेंशियल एनर्जी T2 और U से, तो T इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड U इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक। यहाँ से अगर T2 माइनस T1 लिखें तो ये U1 माइनस U2 आएगा। तो ध्यान रखिए, T2 माइनस T1 जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ U2 माइनस U1 होगा, माइनस टाइम्स ऑफ U1 माइनस U2 माइनस U1। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी का चेंज पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के निगेटिव के बराबर। और चेंज क्या, व्हाट इज चेंज? चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं पावर। व्हाट इज पावर? अब पावर को आप लिखें, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या पावर को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। क्लियर? सब हमने आपको करा रखा है। अब प्रॉब्लम 7 क्या है? A force of 500 Newton is acting on a block. A force of 500 Newton is acting on a block. 500 Newton is acting on a block. इसको आप इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। On a block of mass m equal to 50 kg. The mass equal to क्या है? 50 kg. Mass m equal to 50 kg resting on a horizontal surface as shown in the figure. Resting on a horizontal surface as shown in the figure. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। Determine its velocity after
आफ्टर द ब्लॉक हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, जब ब्लॉक 10 मीटर मूव कर जाए तब वेलोसिटी बताइए। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.05, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.5, सॉरी 0.5। म्यू के इक्वल टू क्या है 0.5। आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है। एक कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसे लगा हुआ था, आपने इस पर 500 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, और ये हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री पर है, हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री पर है 30 डिग्री पर है। इसका मास जो है, मास आपका क्या है 50 kg, मास इसका क्या है 50 kg है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर आपको दिया है 0.5 काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये ब्लॉक यहां से आगे बढ़कर 10 मीटर आगे चला गया। क्यों आगे गया होगा आप बताइए, क्यों आगे गया होगा? क्योंकि आपने फोर्स लगाया है, और इस कितना फोर्स लगाया 30 डिग्री पर, कितना 500 न्यूटन फोर्स लगाया। तो इसकी वेलोसिटी यहां पर क्या है, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी यहां पर v है, और इस समय वेलोसिटी क्या थी 0। इस समय वेलोसिटी क्या थी, इस समय वेलोसिटी आपकी 0 थी, u इक्वल टू इस समय 0 था। अब आपको ये बताना है कि 10 मीटर चलने के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, जबकि हम 500 न्यूटन फोर्स लगा ही रहे हैं, ठीक है। अब आप सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। एक तो न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, पर हम वहां पर नहीं बात करेंगे। हम केवल ये करेंगे नेट वर्क डन, नेट वर्क डन। देखिए यहां पर आप एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा नहीं सकते क्योंकि फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन है तो एनर्जी कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। तो नेट वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही आपका बेसिक अप्रोच होना चाहिए। अब बेसिक अप्रोच में अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये तो हाफ mv² माइनस 0। अब मान लीजिए वेलोसिटी v है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। पर नेट वर्क डन की बात करें, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, अब यहां पर आप बताइए क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। एक F लग रहा है 30 डिग्री पर, एक यहां पर अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या कोई अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, क्या अपवर्ड डायरेक्शन में कोई भी मोशन है? तो अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, आप यहां से कह सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, देयर इज। इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना भी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 50 इंटू 9.81 500 फ्रिक्शन n। तो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो अपवर्ड आपका नेट फोर्स क्या होगा 0। और इससे आप लिखेंगे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड माइनस mg प्लस f साइन 30 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या होगा 0। तो नॉर्मल रिएक्शन का मान जो होगा वो 50 इंटू 9.81 माइनस 500 साइन 30 न्यूटन, साइन 30 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आपका आएगा 50 इंटू 9.81 माइनस साइन 30 न्यूटन, और साइन 30 ये 250 हो जाएगा, ये 50, तो कुल मिला के इसको 250 ही मान लो। 50 इंटू 9.81 की जगह 10 से मल्टीप्लाई करो, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका फाइनली आएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल कम आउट 50 इंटू 9.81 माइनस 250 240.5, ये आएगा 240.5 न्यूटन। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा 240.5 न्यूटन।
अब यहां से वर्क डन की बात करें तो mg कोई काम नहीं करेगा, mg कोई भी काम नहीं करेगा। नॉर्मल रिएक्शन कोई, क्यों नहीं भाई? क्वेश्चन की आप तो गुरुजी रटे रटाए काम कर रहे हो यार। भाई mg वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्या अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ? जब फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन उस तरफ जीरो होगा। नॉर्मल रिएक्शन कोई काम नहीं करेगा। F50 का cos 30 वो काम करेगा। तो नेट वर्क डन में अगर हम आते हैं तो नेट वर्क डन इक्वल टू 500 cos 30 इंटू 10, क्योंकि डिस्टेंस तो आप 10 मूव किए हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और माइनस टाइम्स ऑफ म्यू के आर एन इंटू 10, फ्रिक्शन इंटू 10, और y माइनस, तो इसलिए माइनस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है। तो बस हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा बात। और नेट वर्क डन आपका होगा 500 cos 30 इंटू 10 माइनस म्यू के आर एन इंटू 10, वाई माइनस बिकॉज इन अपोजिट, और ये होगा हाफ एम बी स्क्वायर, एम इज 50, तो यहां से आएगा 250, 2500 कर लो, √3 माइनस 0.5 इंटू कितना आया है, म्यू के की वैल्यू क्या है, आर एन की वैल्यू 240.5, 240.5 240.5 इंटू क्या आ गया 10, और यहां पे आएगा हाफ 50 इंटू वी स्क्वायर। तो आप फाइनली सॉल्व करके v का मान निकाल लेंगे कि इसके बाद 10 मीटर मूव करने के बाद क्या वेलोसिटी होगी। 10 मीटर मूव करने के बाद क्या वेलोसिटी होगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इजिली सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। You can solve this question by applying the work energy theorem. You can also apply the Newton's law of motion. Then you have to make the free body diagram. First you have to calculate the acceleration, and after the moving distance s, you can apply the third equation, v square equal to u square plus 2as. S is 10. देखिए इसको ध्यान से, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया गया, हाउ वी हैव अप्रोच्ड। अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक, किसी एक ब्लॉक पर 500 न्यूटन फोर्स लग रहा था, और वो भी इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पर इंक्लाइंड था। मास आपका क्या था, 50 केजी मास था। 500 न्यूटन आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री पर, 30 डिग्री पर आप अप्लाई कर रहे थे। फिर इसकी वजह से ब्लॉक क्या हुआ, 10 मीटर मूव कर गया। ब्लॉक मूव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू 10 मीटर। then you have to calculate the velocity of the block after moving the 10 meter। तो आपने क्या कहा कि नेट वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ नहीं है, नॉर्मल डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ नहीं, तो नॉर्मल आपका बैलेंस होगा, और बैलेंस होगा तो नॉर्मल आप कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए n माइनस 50 इंटू 9.81 और प्लस 500 साइन 30 इक्वल टू 0, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया 50 इंटू 9.81 माइनस 500 साइन 30। वर्क डन की बात आई तो 50 का cos 30 ने पूरा काम किया, पॉजिटिव काम किया, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, उसी के डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो 500 cos 30 इंटू 10 माइनस म्यू के इंटू आर एन इंटू 10 equal to half mb square, m is 50, then you can calculate, you can find out the value of v,
after the moving block moving 10 मीटर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखिए वर्क क्या होता है, वर्क तो अगर स्मॉल वर्क लें तो स्मॉल फोर्स आ गया, यहां भी स्मॉल वर्क की बात करें, क्या एफ जो होता है वो एम इंटू ए होता है, ये आ गया। कोई इसमें हमने कुछ नया थोड़ी किया, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, और ए को आपने एक देखा था, ए इक्वल टू था वी डी बी अपन डी एस, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स लिए हैं तो नेट ये आपका आ जाएगा एम, और ये होगा वी डी वी अपन डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लिए तो ये भी डी एक्स। तो यहां से वर्क डन इक्वल टू आ गया एम वी डी वी, और यहां से इंटीग्रेट कर दिए तो ये आ गया एम वी डी वी, और ये V1 से V2, तो यहां से आया नेट वर्क डन, ये 0 से W मान लीजिए कर दिए, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन यहां 0 टू W, तो नेट वर्क डन 0 टू W इक्वल टू क्या आ गया, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आप ध्यान से देखें तो हाफ एम बी टू स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी और हाफ एम बी वन स्क्वायर इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से आपका नेट वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, यही वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाता है, कोई नई चीज है नहीं। अब यहां से शुरू होता है इंपल्स एंड मोमेंटम। तो क्वेश्चन क्या है, इंपल्स को आप सुने भी होंगे, हिंदी में इसको आवेग कहते हैं, आवेग, वेग नहीं, संवेग नहीं, आवेग। व्हाट इज इंपल्स, तो अगर एक लार्ज फोर्स, एक हैवी फोर्स वेरी लेस टाइम इंटरवल के लिए लग रहा है, एक बहुत हैवी फोर्स बहुत कम टाइम इंटरवल के लग रहा है, तो उसको हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। द फोर्स व्हिच इज acting on the body for a very short interval is known as impulsive force। जैसे क्रिकेट के बैट से जब हम बॉल को मारते हैं तो बहुत हैवी फोर्स बॉल पर बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट में आने पर लग रहा होता है, या किसी को लाठी मार दिए तो लाठी ये थोड़े कि लाके उसके ऊपर रखेंगे फिर धीरे से, नहीं, फट से मार दिए, बहुत कम, ऐसा कहीं भी आपको लगे कि बहुत कम टाइम इंटरवल में कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। और उसी में एक नया टर्म आता है आई, दैट इज इंपल्स, और ये होता है फोर्स और स्मॉल टाइम इंटरवल का गुणनफल। फोर्स और टाइम इंटरवल का गुणनफल ही क्या कहलाता है आपका, इंपल्स कहलाता है। स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लगे तो इंपल्सिव फोर्स, और फोर्स और टाइम इंटरवल का जो प्रोडक्ट है वही आपका क्या होता है, इंपल्स होता है। तो इंपल्स इज द क्या होगा, इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। और यहां से अगर आपको याद हो तो टोटल इंपल्स के लिए आप इंटीग्रल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ डी टी कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। तो इंपल्स इज in the case of integral form f dt where it is the product of force and very short time interval। बात समझ में आ रही। अब अगर आपको याद हो तो f जो होता है वो d अपन dt इंटू mv होता है। फोर्स इज द rate of change of linear momentum, force is equal to the rate of change of linear momentum। तो यहां से अगर आप देखें ध्यान से तो एफ डी टी जो होगा वो होगा डी टाइम्स ऑफ एम वी। और जब आप इंटीग्रल फॉर्म में, तो यहां से इसको आप ध्यान से समझिए, इसी बात को समझिए। इंपल्स, व्हाट इज इंपल्स, इंपल्स इज द इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी
फ्रॉम टाइम इंटरवल t1 टू t2, और यहीं से आ गया इंटीग्रल ऑफ d ऑफ mb। तो यही क्या आ गया, m कहां से 1 से 2 तक, तो ये आ गया mv2 माइनस mv1, mb2 माइनस mb1। तो इम्पल्स क्या है, f dt फ्रॉम t1 टू t2, इम्पल्स जो है वो एफ डी टी है फ्रॉम t1 टू t2, 1 से 2 डी एम बी, और यही आपका आ गया mb2 माइनस mb1, mb2 माइनस mb1। बात समझ में आ रही, तो इम्पल्स इक्वल टू t1 टू t2 एफ डी टी डी एम बी टू अपॉन माइनस mb1। क्लियर, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इम्पल्स एक्चुअल में क्या है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, mb को हम मोमेंटम कहते हैं, mb को हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो इम्पल्स जो होगा वो होगा इंटीग्रल एफ डी टी, और व्हिच इज इक्वल टू द mb2 माइनस mb1, that means what is the meaning of this? The meaning of this is impulse is the product of force and very short time interval and is equal to change in momentum, and is equal to क्या होगा, change in momentum, change in momentum। ये बात ध्यान रखिएगा, इम्पल्स जो होता फोर्स और टाइम इंटरवल का गुणनफल तो होता ही होता है, पर ये भी ध्यान रखिए ये मोमेंटम का चेंज भी होता है। इम्पल्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। क्लियर हो गई ये बात। अब थोड़ी सी बात को और समझिएगा, इम्पल्स फोर्स इनटू वेरी शार्ट टाइम इंटरवल, और वही आपका होगा दैट इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। अब ध्यान सुनिए, एक कोई बॉल या कोई एक बॉडी है, एक बॉडी है, इस पर अगर नेट फोर्स आया, इफ देयर इज नेट फोर्स acting on the body, then momentum of the body must be changed, momentum of the body must be changed, and that is also known as Newton's second law of motion. If net force acting on the body, then the momentum of the body must be changed। तो यहां पर अगर आप कहें तो F इक्वल टू आपका आता है d अपान डी टी, और ये क्या होगा m इंटू वी, m इंटू वी इज ऑल्सो नोन एज p, दैट इज मोमेंटम। इसी में इफ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, if the net force equal to zero, then it means mb equal to constant। यहीं पे आपकी बात आके क्लियर हो जाती है, यही आपका संवेग संरक्षण का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो उसका उस बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर नेट फोर्स है, नेट फोर्स अगर है तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए। और अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। क्लियर। अब यहीं से एक नई बात शुरू होती है, कोलिजन। यहीं से एक नई बात क्या होती है शुरू, कोलिजन। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, एक बात और, जैसे एक बॉडी द्वारा यहां पर F12 ये 2 बॉडी है, और ये आपका क्या है 1 बॉडी है, तो क्या ये F21 12 क्या कर रहा है, 12 बता रहा है कि 1 द्वारा 2 पर लगाया गया फोर्स, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टू, फोर्स अप्लाइड ऑन टू लिखिए, एक्टिंग से ज्यादा बेहतर वर्ड है, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी टू
बाई वन, बाई बॉडी वन। और ये आपका होगा फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी वन बाई बॉडी टू। ये इसकी मीनिंग अगर आप F12, तो ध्यान दीजिए F12 जो होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ F21 होगा, माइनस टाइम्स ऑफ इक्वल अपोजिट, इक्वल तो होगा बट क्या होगा अपोजिट, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम तुम्हें तुम हमें, ठीक है। तो F12 जो होगा माइनस टाइम्स ऑफ F21 होगा। और अगर हम F12 की बात करें तो ये क्या होगा, एक के द्वारा दो पर लगाया गया नेट फोर्स जो है, तो ये क्या होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी टू। ये क्या होगा बॉडी टू का चेंज इन मोमेंटम होगा। F12 जो होगा वो m, अगर इसका मास m हो, इसका मास m हो, तो mv2 माइनस mv1, mv2 माइनस mv1। अगर इसी को हम F12 के बजाय F21 लिखना चाहें, देखिए ध्यान रखिए, हमारा फोर्स, हम पर कितना फोर्स लगा ये जानने के लिए हमारा मोमेंटम आप जानिए। अगर किसी बॉडी पर लगा हुआ नेट फोर्स है तो उसका चेंज इन मोमेंटम निकालिए, लेकिन किसी बॉडी पर दूसरे द्वारा अगर आपको पूछना है तो उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा। जैसे F12 वन द्वारा टू पर लगाया गया बल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी टू पर, इसी से हम चाहते F21 निकालो, तो F21 वन से नहीं पूछना चाहते, टू से वन के बारे में पूछना चाहते कि वन पर क्या लगा होगा, तो ये इसी का माइनस टाइम्स ऑफ F12 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा MV1 माइनस MV2, और ये क्या है बॉडी टू वाला है। तो थोड़ा सा उल्टा होता है, अगर आप टू पर लगा हुआ किसी एक बॉडी पर लगा हुआ नेट फोर्स चाहते तो उसका क्या होगा चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, थोड़ी एफ टाइम इंटरवल तो सेम ही होगा, टाइम इंटरवल तो यहां पर डेल्टा टी भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहां डेल्टा टी भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो टाइम इंटरवल तो सबका सेम होगा ना, टाइम इंटरवल तो क्या होगा सेम ही होगा सबके लिए। टाइम इंटरवल तो सेम होगा ना, ये बात ध्यान रखिएगा, तो क्लियर रखिएगा। अगर आप मोमेंटम चेंज चाहते हैं, जिसका मोमेंटम चेंज उस पर नेट फोर्स, पर उसका अगर अपोजिट कर दें तो उस दूसरे पर लगा हुआ फोर्स आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम, impulse equal to force into very short time interval which is equal to final momentum minus initial momentum। तो ध्यान रखिए impulse equal to change in momentum होता है, impulse equal to, that is impulse equal to change in momentum of the body। अगला impulse of a force, तो force का impulse क्या होता है आगे, when a large force acts over a small finite period, small finite period, when a large force, very large force, क्रिकेट का बैट का बॉल की बात कर रहे हैं, when a large force acts over a small finite period, when a large force act over a small finite period, the force is known as impulsive force, and impulsive force is equal to integral t1 to t2 f dt, that is equal to change in momentum, that is equal to change in momentum। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना क्या कंडीशन रही होगी। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाइड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी लगेगा जब नेट फोर्स जीरो हो। तो क्वेश्चन यही है, इन अ सिस्टम इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, net or resultant force is zero, then total momentum of the system will be constant along the line of impact। तो total momentum आपका क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा along the line of impact। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कोलिजन,
और आपको सेंट्रल कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन नहीं पढ़ना। ये आपका क्या होता है, सेंट्रल भी हो सकता है और ऑब्लिक भी हो सकता है। ठीक है, सेंट्रल मतलब एंड टू एंड कोलिजन, एंड टू एंड कोलिजन मतलब क्या है कि एक आया ऐसे और एक आया ऐसे, हेड टू हेड टकराया। पर ऑब्लिक कोलिजन में यहां थे, कोई इधर से कोई बॉडी ऐसे आके टकरा गई, अब यहां आके ऐसे टकराई, तो इसका सेंट्रल लाइन अलग है, इसका सेंट्रल लाइन अलग है, ये ऑब्लिक कोलिजन है। ऐसे कोई बॉडी थी, ये ऐसे तिरछे आके टकरा गई, तो ये ऑब्लिक कोलिजन आपको ध्यान रखना, जो हैंड टू एंड ना हो, जिसकी सेंट्रल लाइन सेम ना हो, तो इसको हमें पढ़ना नहीं, ऑब्लिक कोलिजन को हमें नहीं पढ़ना है। तो भाई आप कंचा खेलो, क्रिकेट से बैट से खेले, तो बैट पे ये आइए कि बीचों बीच में बॉल लग रही है, कॉर्नर में नहीं लग रही है, जबकि कॉर्नर में तो कैच आउट हो गए ना, तो कैच आउट नहीं पढ़ना है, हमें छक्का ही देखना है अपना। ठीक है, तो ये आपका एंड टू एंड कोलिजन, जिसके बारे में हम सब लोग पढ़ेंगे। और एंड टू एंड कोलिजन जब भी होगा, जब भी आपका क्या होगा, एंड टू एंड कोलिजन होगा, जब भी आप खुद सोचिए दो बॉडी ऐसे आके टकराई, क्या होता है पहले आप सोचिए। जब ये टकराएंगे, एक दूसरे से आके टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या यहाँ पे थोड़ा दब जाएगा। क्रिकेट के बैट को सोचिए कि जब बैट से बॉल टकराता है तो पहले बॉल थोड़ा चिपक जाता, बहुत कम समय के लिए चिपकता है, और जब डिफॉर्म होगा, इसे याद है, अरे हम तो ऐसे थे नहीं। अब इलास्टिक बॉडी की यही तो प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक बॉडी की यही प्रॉपर्टी कि आके टकराए, डिफॉर्म हो जाए। डिफॉर्म, इलास्टिक का डिफॉर्म होना कोई दिक्कत नहीं कि हम डिफॉर्म ही नहीं होंगे, नहीं, वो तो रिजिड की जिद है। पर इलास्टिक बॉडी डिफॉर्म होती है, पर डिफॉर्मेशन को रिकवर करने की क्षमता रखती है। तो ये डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म होने के बाद फिर सेपरेट होगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो 100% रीगेन करने की क्षमता रखेगा, और फिर आपका ये बॉडी अलग हो जाएगा। जब भी टकराएगा, जब भी टकराएगा, तो एक कॉमन टेंजेंट होगा। एक क्या होगा, कॉमन, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की कॉमन, कॉमन टेंजेंट की नॉर्मल लाइन को लाइन ऑफ इंपैक्ट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इंपैक्ट। ठीक है, द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट एट द कांटेक्ट पॉइंट। द लाइन, कोई एक लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट, दिस इज क्या है, कॉमन टेंजेंट। ये भी हम कह, ये इसको हम कॉमन नॉर्मल भी कह सकते हैं, कॉमन नॉर्मल। पर लाइन ऑफ इंपैक्ट को डिफाइन करना है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होता है वो कांटेक्ट पॉइंट के कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, कांटेक्ट पॉइंट के कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट हुआ, इंपैक्ट। अब आप कोलिजन को थोड़ा डिटेल में करेंगे। कोलिजन, मान लीजिए दो बॉडीज हैं, यहां पर ये बिफोर हम लिखने जा रहे हैं, बिफोर, एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये m1 मास का है, ये m2 मास का है। मान लीजिए ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, बिफोर की बात है। अगर ये u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये u2 वेलोसिटी, तो यहां पर तीन केसेस हो सकते हैं, u2 इज ग्रेटर देन u1। अगर u2 u1 से ज्यादा है, कोई नो कोलिजन। आप खुद इसको महसूस कर सकते हैं। अगर u1 जो है, u1 यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस मार के चलना, ये सब ध्यान रखिए। u2 अगर आपका u1 से ज्यादा, ये तेज भाग रहा है, धीरे धीरे पीछा कर रहा है, कभी ऐसा हो पाएगा कोलिजन होगा, मुलाकात ही नहीं होगी। भागने वाले कैसे पिन छूटे, भागो भागो, ये भाग ही जा रहा है, ये कह रहा अरे नहीं कहाँ जा रहे हो, पर धीरे धीरे, तो ये तेज अगर भाग रहा है तो कोलिजन नहीं होगा। दूसरा हो सकता है कि u2 इक्वल टू u1 हो जाए, और जब u2 इक्वल टू u1 हो जाएगा तब भी कोई कोलिजन नहीं होगा, तब भी आपका नो कोलिजन। और इस समय क्या होगा,
कि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो डिस्टेंस क्या रहेगी, सेपरेशन डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। सेपरेशन डिस्टेंस जो होगा, सेपरेशन डिस्टेंस वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो भी कोलिजन नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि कब होगा कोलिजन, जब आपका u1 इज ग्रेटर देन u2, तो यहां से आएगा कोलिजन। टकराहट तभी होगी जब दौड़ाने वाला, पीछा करने वाला क्या हो, पीछा करने वाला तेज हो। जब u1 u2 से ज्यादा होगा तब जाके टकराएगा, और टकराने के बाद, ये तो भाई टकराने की कहीं जाके देखिए, वहीं पर तो, यहीं इसके पास ही नहीं टकराएगा, यहां कहीं टकराएगा। ये m1 है, ये m2 है, और ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन है। ये क्या है, ड्यूरिंग कोलिजन है। ठीक है, अब क्या होगा आफ्टर कोलिजन की बात चलने वाली। तो आप पहले ये सब चीजें समझिए कि कब होगी टकराहट, और जब टकराहट होगी तब बात आगे बढ़ेगी। और आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं, AFTER, आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। मान लीजिए जस्ट आफ्टर कोलिजन जो हुआ, इसकी वेलोसिटी हो गई v2 और इसकी वेलोसिटी हो गई v1, और ये m1 है और ये m2 है। जस्ट आफ्टर कोलिजन, this is just after collision. The after collision, the velocity of mass 2 is v2 and velocity of mass 1 is v1. ये just after collision है। अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों में तो कोलिजन की बात ही नहीं, कोलिजन की बात यहीं पर हुई। तो अगर हम आपसे बात करें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, भाई u2 से आप भाग रहे हो, u2 से क्या कर रहे हो, आप भाग रहे हो, और u1 से वो आ रहा है। आप खुद सोचिए, कोई 5 कदम आपका पीछा किया, आप 2 कदम आगे बढ़ गए, तो नेक्स्ट डिफरेंस तो 3 ही कदम का हुआ ना। तो ये होगा u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वो u1 माइनस u2 होगा। क्यों, क्योंकि u2 से आप भाग रहे हैं और u1 से वो पीछा कर रहा है। जब आप u1 से भाग रहे हैं और u2 से कोई पीछा कर रहा है तो क्या होगा, u1 माइनस u2, ये आपका क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू u1 माइनस u2। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। v1 और v2 आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब जब फाइनली हुआ और ये v2 से भागने लगा, ये v1 से भागने लगा, अगर v2 कम हो v1 से तो अभी फिर टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, फिर नहीं टकराना है। तो यहां गारंटी है v2 विल बी ग्रेटर देन v1, या तो v2 v1 से ज्यादा होगा या v1 उल्टा होगा और v2 उधर होगा। और इस सिचुएशन में हम एक ही तरफ मान रहे हैं, और ये ध्यान रखिए हमारा शुरुआत से ही चलेगा इधर की तरफ पॉजिटिव। इन केस कोई भी वैल्यू निगेटिव आई तो वो अपने आप ही बता रही होगी कि ये लेफ्ट साइड है, दैट इज लेफ्ट साइड। तो यहां से अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, पहले दौड़ दौड़ के आके टकराए, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपके हिसाब से क्या होगा, दूरियां। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चूंकि v2 ज्यादा है तो ये क्या होगा, v2 माइनस v1। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1। क्लियर। अब आप स्टार्टिंग से, शुरू से समझिए क्या क्या बातें हुई, स्टार्टिंग समझिए। देयर आर 2 ब्लॉक्स, आपके 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक m1 मास का है और एक ब्लॉक
m2 मास का है, m1 मास का ब्लॉक है और m2 मास का ब्लॉक है। m1 मास का ब्लॉक u1 वेलोसिटी से चल रहा था और m2 मास का ब्लॉक u2 वेलोसिटी से चल रहा था। u2 थोड़ा स्लो था, u1 थोड़ा सा ज्यादा था, क्योंकि ये दो केस हम आपको पहले बता दिए, उसमें नहीं। u2 थोड़ा सा ज्यादा है और जब u2 ज्यादा है तो आके टकराएगा जरूर, क्योंकि पीछा करने वाला थोड़ा तेज है। और जब टकराएगा उसके बाद हमने आपसे कहा कि टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई और इसकी वेलोसिटी v1। अब ये v2 ज्यादा हो गया तो अब दूर चले जाएंगे लोग अपना, v2 इज ग्रेटर देन v1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आने की वेलोसिटी क्या होगी भाई, पीछा कर रहा है वो भी भाग भी तो रहा है ना, तो दोनों का क्या होगा, डिफरेंस u1 माइनस u2। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलग होने की वेलोसिटी होगी, चूंकि v2 उधर जा रहा, v1 भी जा रहा, पर v2 थोड़ा तेज होगा, तो v2 माइनस v1। क्लियर। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक ही ब्लॉक की बात करें, एक ब्लॉक की, पहले वेलोसिटी u1 थी, अब वेलोसिटी v1 हो गई। m1 पर अगर हम टारगेट करें, m1 पर टारगेट करें, तो m1 कहेगा पहले हमारी वेलोसिटी u1 थी और अब हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, v1। क्लियर। तो केवल एक ब्लॉक की बात करें तो उस पर फोर्स भी लग रहा है, उसका मोमेंटम चेंज भी हो रहा है। एक ब्लॉक पर, सिर्फ एक ब्लॉक पर बात करें तो उस पर फोर्स लगा, आप टकराए तो फोर्स नहीं लगेगी क्या, कभी किसी टकरा के देख लो, हो सकता है कि अनुभूति अच्छी हो, फीलिंग अच्छी हो, वो अलग बात है, पर जब आप टकराएंगे तो कहीं ना कहीं फोर्सेस लगेगा, मोमेंटम चेंज होगा, हो सकता है आप गिर जाए या वो गिर जाए, या वो गिर रहे हो आप उनको संभाल लें, ये तो आपका विषय। तो कांटेक्ट जब भी कोलिजन होगा तो फोर्सेस लगेंगे, एक का मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर हम इंडिविजुअल बॉडी पर बात करें तो फोर्सेस लगे हैं और मोमेंटम चेंज हो भी रहा है, लेकिन अगर हम दोनों को एक सिंगल सिस्टम माने, अगर हम दोनों को क्या माने, एक सिंगल सिस्टम की, हमारी सिस्टम में ये और ये दोनों मिला के एक बॉडी, तो पहले कुछ इन सब का मोमेंटम था और बाद में भी इन सब का मोमेंटम हुआ है। जो भी फोर्सेस लगे हैं वो एक दूसरे पर लगे, हम तुम्हें तुम हमें, और सिस्टम में अगर दोनों होल एज ए सिस्टम में हम एज्यूम करें तो कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा है। अगर सिंगल सिंगल कंसीडर करें तो मोमेंटम चेंज हुआ है और फोर्स भी लगा है, पर अगर हम दोनों को एक साथ एज अ होल सिस्टम कंसीडर करें तो आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपका किसी भी तरीके का कोलिजन हो, दोनों बॉडी का नेट मोमेंटम कंजर्व रहता है, किसी भी तरीके का कोलिजन हो। क्यों, क्योंकि कोई बाहरी, इन दोनों के अलावा कोई बाहरी फोर्स नहीं लगा है। तो हमेशा पहली बात अब इसके एनालिसिस में समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न दैट मोमेंटम ऑफ द both of the body, the combination of both of the body means whole system, momentum of the whole system is always conserved, because there is no external force are acting, there is no external force is acting except these two, कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। मोमेंटम आपका क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व रहता है, चाहे जिस भी तरीके का आपका। और मोमेंटम इस, ये मत सोचिए एक बॉडी का, कंबाइंड सिस्टम, मोमेंटम ऑफ कंबाइंड सिस्टम इज ऑलवेज, ये आप यहाँ पे स्टार मार्क करके अलग पेन से, मोमेंटम ऑफ कंबाइंड सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम का मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व रहेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा और दैट इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये आपका किसी भी तरीके का कोलिजन हो। इसी में एक नया टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें ये इंडिकेट करता है कि किस तरह का कोलिजन हुआ है।
कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि टाइप ऑफ कोलिजन क्या है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दैट विल कम आउट, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1, एंड ये क्या होगा, u1 माइनस u2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्लियर? तो आप इसको आसानी से नोट कर लीजिए। फिर अगले में हम सब लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताता क्या है। उसको जानने के बाद हम सब लोग ये जानेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को आप डिटेल में जानने के बाद, ये बात तो पहले ही आप समझ लीजिए, ये बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि मोमेंटम तो हर एक केस में कंजर्व रहेगा, वो भी कंबाइंड सिस्टम का, इंडिविजुअल बॉडी का मोमेंटम भी वेरी करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल ब्लॉक पर फोर्स लगे हैं, इस पर इधर लगा, उस पर उधर लगा है, लेकिन होल अगर एज सिस्टम हम एज्यूम करें तो कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं। देखिए सेपरेशन ये ना समझिए कि एक भाग रहा तो सेपरेट, अरे हम पीछा भी तो कर रहे हैं। तो अप्रोच की अगर बात करें, मान लीजिए कोई भाग रहा है और हम उसको तेजी से रपट के पकड़ रहे हैं, दौड़ के पकड़ रहे हैं, तो ऐसे में आपका सेपरेशन कम हो रहा है ना। अप्रोच की बात करें, किस वेलोसिटी से आप अप्रोच कर रहे हैं, तो होगा आपका क्या होगा, u1 माइनस u2, सेपरेशन होगा v2 माइनस v1। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा, जो ऊपर 2 माइनस 1 है, नीचे 1 माइनस 2 है, सारी चीजें राइट साइड पॉजिटिव है। इन केस स्टार्टिंग में कुछ कोई भी वेलोसिटी अपोजिट रहा होता, जैसे मान लीजिए उल्टा आगे नहीं हम टकराएंगे, तो माइनस रखिएगा। आप राइट साइड को एक स्टैंडर्ड सेट कर लिए कि भैया इसको हम पॉजिटिव मानेंगे और जो अपोजिट होगा उसको नेगेटिव बाय डिफॉल्ट रखेंगे। इन केस कोई नेगेटिव आया तो वो हमें ये समझाएगा भी कि भैया हम राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम सब लोग एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे और इसके कुछ और बातों को सीखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, एनर्जी में लॉस क्या होगा। अभी कोलिजन की छोटी सी और बातें बची हुई हैं। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा कि आपका इतने में ही ऑलमोस्ट सारे कोलिजन की बात हो गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।